Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover income from other sources जिसका चार्जिंग सेक्शन है 56. ओके, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो सारी इनकम्स आएगी जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी सेक्शन 10 जिसमें एग्जेम्पशंस दे रखे हैं कि कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, या फिर और भी कहीं भी दे रखा है कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है, देन वो इनकम यहाँ नहीं आएगी. ओके, एंड साथ ही साथ जो कवर नहीं है इनकम्स कहाँ पे, सेक्शन 15 जो कि चार्जिंग सेक्शन है सैलरी का, सेक्शन 22 जो कि चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का, सेक्शन 28 जो कि चार्जिंग सेक्शन है पीजीबीपी यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस या फिर प्रोफेशन, एंड चार्जिंग सेक्शन ऑफ 45 यानी कैपिटल गेन्स. ओके, तो ये सारे हेड्स में जो इनकम नहीं आ रही है एंड ऑल्सो जो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है वो इनकम फॉल करेगी सेक्शन 56 में, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, तो इसमें आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि कोई भी इनकम जो चार हेड में नहीं आ रही है एंड एग्जेम्प्ट नहीं है, देन उसको हम कहाँ पे डाल देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. और स्पेसिफिकली दे भी रखा है कि कौन कौन सी इनकम अदर सोर्सेज में आएगी, बट वो उनके अलावा भी अगर कोई इनकम है देन ऑल्सो हम इसको कहाँ पे फॉलो करेंगे, सेक्शन 56 में. ओके, तो स्पेसिफिकली कौन कौन सी इनकम्स दे रखा है पहले वो देख लेते हैं. तो स्पेसिफिकली दे रखा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या इनकम तो आएगी ही आएगी. ओके, यानी ये स्पेसिफिकली दे रखा है इन सब इनकम के बारे में. तो सबसे पहला है डिविडेंड, यानी किसी भी कंपनी से डिविडेंड अगर मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. पहले ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था बट अब ये टैक्सेबल है. नेक्स्ट रॉयल्टी, यानी आपने कोई भी अपना पेटेंट है या फिर कोई भी अपना टेक्निकल नो हाउ वगैरह है यूज़ करने के लिए दिया है, देन उसके बदले में जो भी आपको पैसा मिल रहा है उसको कहा जाता है रॉयल्टी. तो वो उसकी इनकम भी कहाँ पे आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. एंड ऑल्सो कैजुअल विनिंग्स जो होती है, विनिंग्स फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल या फिर बैटिंग गैमलिंग, राइट, तो वो सारी भी उसको कहा जाता है कैजुअल विनिंग्स, वो भी आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. बट इसमें जो टैक्स लगेगा आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, इसमें टैक्स लगेगा 30% फ्लैट रेट, एंड कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको एक्सपेंस का. लाइक आपने लॉटरी टिकट खरीदी और आपको 1 करोड़ रुपीज़ की लॉटरी लग गई, तो जितने की आपने टिकट खरीदी थी उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओके, तो इसको कहा जाता है नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस. एंड ऑल्सो नो एग्जेम्पशन लिमिट, यानी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की, वो भी आपको नहीं मिलेगी, आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा. एंड ऑल्सो नो चैप्टर 6A डिडक्शन, यानी जो LIC वगैरह में अपन प्रीमियम भरते हैं उसका जो डिडक्शन मिलता है वो कुछ भी नहीं मिलेगा. ओके, यानी नो चैप्टर 6A डिडक्शन. तो ये सारा सीन था कैजुअल विनिंग्स से रिलेटेड. तो इसको गवर्नमेंट प्रोहिबिट करना चाह रही है, यानी कम से कम हो ऐसी एक्टिविटीज़, इसलिए इसमें ऐसे रूल्स दे रखे हैं. ओके, यानी फ्लैट 30%. अगर आपने 30,000 का भी लॉटरी वगैरह कुछ भी जीता है तो उसमें फ्लैट 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा विदाउट एनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. नेक्स्ट इज ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस. इसमें आपको डिडक्शन मिलेगा एक्सपेंस का, एंड बेसिक एग्जेम्पशन भी मिलेगी, एंड चैप्टर 6 डिडक्शन भी मिलेगा. नेक्स्ट इज फैमिली पेंशन. अगर पेंशन एम्प्लॉय को मिले देन वो कवर होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में, बट ये पेंशन मिल रही है फैमिली को, तो फैमिली को जो पेंशन मिलती है वो हो जाता है कवर कहाँ पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. तो इसमें आपका 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड या फिर 15,000 पर एनम जो है वो आपको डिडक्ट हो जाएगा, यानी उसके एक्सेस जो भी है वो उस पर टैक्स लगेगा. ओके, यानी 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 15,000 पर एनम, विच एवर इज लेस, उससे ज़्यादा की जो पेंशन है, एक्सेस जो अमाउंट है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज जो फैमिली पेंशन रिसीव होती है बाय फैमिली ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हु डाइड ड्यूरिंग ड्यूटी, यानी जो ड्यूटी पे जो डाई हो चुके हैं यानी शहीद जो होते हैं उनकी जो फैमिली को पेंशन मिलती है डेट इज़ एग्जेम्प्ट. एंड ऑल्सो जो रेसिपिएंट है ब्रेवरी अवार्ड, जिनको ब्रेवरी अवार्ड मिला है, उन्होंने ऐसा कुछ किया है ब्रेव, देन उसको जो ब्रेवरी अवार्ड मिला है उनकी फैमिली को अगर पेंशन मिलती है देन इट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट. ओके, नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन या फिर एनहेंस्ड कंपेंसेशन. अगर आपको मिलता है, आपने कोई केस कर दिया है कि आपको इस कंपेंसेशन से ज़्यादा मिलना चाहिए, एंड वो बाद में कई सालों बाद आपको कंपेंसेशन मिलता है, उसको कहा जाता है एनहेंस्ड कंपेंसेशन. उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो आ जाएगा आपका कहाँ पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, याद रखना जो इंटरेस्ट है वो आएगा अदर सोर्सेज में. ऑलवेज इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेज होगा एंड टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। जैसे कि मैंने कहा, जैसे जिस साल में आपको एनहेंस्ड कंपेंसेशन मिलेगा उस साल में आपका टैक्सेबल होगा। ओके, एंड फ्लैट आपको 50% डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, यानी 8,000 का मिला आपको, सपोज कीजिए एनहेंस्ड कंपेंसेशन, देन 50% यानी 4,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज जो डायरेक्टर की सिटिंग फीस होती है टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए डायरेक्टर को सिटिंग फीस दी जाती है, तो डेट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो सिटिंग फीस मिलती है उनको टू अटेंड पार्लियामेंट या फिर असेंबली, राइट। MP को पार्लियामेंट में सिटिंग फीस मिलती है एंड MLA को असेंबली में, तो इनको जो फीस मिलती है डेट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन दिस हेड। बट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस होता है एंड जो डेली अलाउंस होता है डेट इज़ एग्जेम्प्ट। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है इनको कुछ जो उस एरिया का काम करने के लिए या फिर कुछ और जो भी चीज़ें होती है उसका जो अलाउंस होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा जो सिटिंग फीस होती है डेट इज़ टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट इज़ एडवांस या लिया है आपने या फिर टोकन मनी, जो अर्नेस्ट मनी हम कहते हैं, वो अगर फॉरफिट कर दिया आपने इन अ प्रॉपर्टी डील, यानी आपने किसी से एडवांस लिया था कोई प्रॉपर्टी खरीद मतलब बेचने के लिए और उसने एडवांस दे दिया था आपको, बट प्रॉपर्टी की डील जो है वो कैंसिल हो जाती है, देन वो जो हमारा पैसा मतलब जो एडवांस लिया होता है हमने वो हम फॉरफिट कर देते हैं, राइट। तो डेट इज़ ऑल्सो इनकम, तो वो इनकम भी कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बिकॉज वो पैसा आपको लौटाना तो है नहीं, बिकॉज प्रॉपर्टी की डील कैंसिल हो चुकी है, उसने कैंसिल कर दिया सपोज कीजिए, तो इसको कहा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट इज़ कंपोजिट रेंट। ये हमने हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में भी पढ़ा था कि कंपोजिट रेंट अगर सेपरेबल है या फिर नॉन सेपरेबल है। सेपरेबल है देन हाउस प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, अदर सोर्सेज का जो हिस्सा है वो अदर सोर्सेज में चला जाएगा, और बिजनेस का जो हिस्सा है वो बिजनेस में चला जाएगा। ओके, और जो नॉट सेपरेबल है वो बिजनेस का है तो बिजनेस में या फिर अदर सोर्सेज में, राइट। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट, ये हमने डिटेल में हाउस प्रॉपर्टी में भी सीखा था। नेक्स्ट इज गिफ्ट एक्सक्लूडिंग रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर हमें कोई भी गिफ्ट देता है डेट इज़ टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड, बट उसके अलावा अगर कोई गिफ्ट देता है हमें डेट इज़ टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, तो गिफ्ट हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये जो है ये स्पेसिफिकली दे रखे हैं, ये सारी इनकम्स है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। इसके अलावा भी कुछ हो सकती है जो एग्जेम्प्ट नहीं है एंड और किसी भी सेक्शन में नहीं आ रही है, लाइक सेविंग इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, राइट। तो ये सारी इनकम्स भी स्पेसिफिकली इसमें है नहीं, बट बाकी सारे हेड में नहीं है एंड वो एग्जेम्प्ट नहीं है, देन उसको हम कहाँ पे ले आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट इज सेक्शन 57 जिसमें दे रखा है डिडक्शंस फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें जैसे फैमिली में मैंने बता दिया, फैमिली पेंशन में 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड या फिर 15,000 पर एनम विच एवर इज़ लोअर, वो हो जाएगा हमारा डिडक्शन, राइट। फैमिली पेंशन में से डिडक्ट हो जाएगा वो पर्टिकुलर अमाउंट, और बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस सिमिलर टू, ये जो एक्सपेंसेस दे रखे थे हमने पढ़े थे PGBP में, राइट। तो इससे मिलते जुलते एक्सपेंस, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस वगैरह जो भी था, राइट, डेप्रिसिएशन वगैरह, वो सारे जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे भी मिलेंगे। एनी एक्सपेंस इंकर टू अर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो हमें डिडक्शन मिल जाएगा, सेम एज इट इज़ जैसा PGBP में मिलता था। ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन या फिर एनहेंस्ड कंपेंसेशन फ्लैट 50% डिडक्शन, जो हमने पहले भी पढ़ा। नेक्स्ट अगेंस्ट डिविडेंड या फिर म्यूचुअल फंड प्रॉफिट, देन ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो भी कितना, मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम, उतना हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, बट ओनली एंड ओनली फॉर इनकम एक्सपेंस, वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम। यानी सपोज कीजिए इनकम आपकी 10,000 है तो जो 2,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो ही मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, और न ही किसी और एक्सपेंस का हम डिडक्शन ले सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट इज डिसअलाउड एक्सपेंसेस कौन कौन से, एनी एक्सपेंस फॉर कैजुअल विनिंग्स, जैसे मैंने कहा कि कैजुअल विनिंग्स की अर्निंग करने के लिए जो भी एक्सपेंस लगते हैं लाइक लॉटरी टिकट वगैरह या फिर कोई भी टिकट वगैरह जो होती है उसका जो एक्सपेंस होता है वो डिसअलाउड है। हमें सीधा सीधा जो टोटल हमारी विनिंग होती है उस पर टैक्स लगता है फ्लैट 30%। ओके, एंड सिमिलर टू 40A2, A3, 43B, ये सारे जो कैश पेमेंट्स वगैरह होती है डिसअलाउड होती है मोर देन 10,000 वगैरह, और भी कई सारी होती है सेक्शंस जो हमने पीजीबीपी में पढ़े एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे ये तीनों ही। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 10th पॉइंट जिसमें दे रखा है रिसिप्ट विदाउट या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ओके, तो इसमें क्या है ना, ये एक तरह से गिफ्ट का टेक्निकल नाम ये है, रिसिप्ट विदाउट या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से हमें कुछ मिलता है तो लाइक हमने प्रॉपर्टी खरीदी और उसका जो हमने कंसिडरेशन पे किया या तो किया ही नहीं पे, और किया भी तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन था, राइट, यानी 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैंने 1 लाख ही पे किया, तो डेट इज़ ऑल्सो कवर इन दिस सेक्शन। ओके, यानी गिफ्ट भी कह सकते हैं या फिर ये टेक्निकल टर्म जो है ये भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये जो ऑल एसएससी पे अप्लाई होगा, एंड मनी या फिर एसेट भी इंक्लूड है, यानी हमें पैसा मिलता है या फिर एसेट मिलती है, डेट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। बट एसेट जो है कब से आई है, 1 अक्टूबर 2009 से, और कौन कौन सी एसेट, ओनली दीज एसेट्स। ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज़, स्कल्पचर, आर्ट वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस जो होते हैं वो, बलियन एंड ज्वेलरी। ओके, तो दीज आर द एसेट्स जिनको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर कोई एसेट है दैट इज़ नॉट कवर्ड। ओके, नेक्स्ट इज जो एसेट है वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए फॉर द रिसीवर। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने किसी से गिफ्ट लिया तो वो मेरे लिए कैपिटल एसेट होनी चाहिए, न कि स्टॉक इन ट्रेड। ओके, स्टॉक इन ट्रेड अगर है मेरे लिए यानी रिसीवर के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, दैट इज़ नॉट कवर्ड। ओके, नेक्स्ट इज ऐसे केसेस जहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट है गिफ्ट। पहला फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फ्रॉम रिलेटिव है अगर नो कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी रिलेटिव आपका गिफ्ट देता है देन फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, गिफ्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ मैं वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला, राइट। जब भी मैं गिफ्ट बोलूँ तो वो रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दोनों आएंगे। एंड अगर ओकेशन ऑफ मैरिज है ऑफ इंडिविजुअल बाय एनी पर्सन, ओके, कोई भी पर्सन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसकी मैरिज है उसको गिफ्ट देता है देन फुल्ली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट इज डेथ, विल या फिर इनहेरिटेंस। ओके, किसी की डेथ हो जाती है देन हमें प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होती है या फिर हमें मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो फुल्ली एग्जेम्प्ट। फ्रॉम ट्रस्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ये हमें कोई मनी प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन या फिर inadequate consideration, that is also fully exempt. नेक्स्ट इज एनी शेयर्स एज अ परचेज कंसिडरेशन एट अमालगमेशन या फिर डीमर्जर। यानी अमालगमेशन क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में अमालगमेट हो जाती है, यानी फिर जो कंपनी मतलब जो कंपनी खरीद रही होती है उस पर्टिकुलर कंपनी को, तो उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स को परचेज कंसिडरेशन पे करना पड़ता है। तो वो जो परचेज कंसिडरेशन होता है डैट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। एंड एनी अदर नोटिफाइड जब भी आएगा वो। अब रिलेटिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेटिव में कवर होते हैं स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस यानी ब्रदर का स्पाउस सिस्टर का स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जो चेन होती है यानी मदर ग्रैंड मदर राइट वो, एंड सन ग्रैंड सन राइट। तो ये लीनियर एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, फादर ग्रैंड फादर राइट, ये सब जो होते हैं लीनियर डिसेंडेंट एंड असेंडेंट। एंड ऑल्सो लीनियर एसेंडेंट एंड और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस। ओके, यानी हमारा भी एंड स्पाउस का भी, एंड इन सब के भी स्पाउस, लाइक ब्रदर है उसका स्पाउस, सिस्टर का स्पाउस, तो इन सब के बेसिकली जो स्पाउस होते हैं डेट इज ऑल्सो कवर्ड। अब बात करते हैं गिफ्ट अगर हमें मिला है इन मनी, ओके, और इफ टोटल फ्रॉम ऑल टैक्सेबल सोर्सेस, यानी जो एग्जेम्प्ट थे जो मैंने बताया था उसके अलावा
जो भी टैक्सेबल सोर्सेज से जो थे वो अगर मोर देन 50,000 हो जाते हैं इन अ ईयर देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। ओके, यानी 50,000 तक या उससे कम के अगर हमें मनी मिला है इन गिफ्ट, एग्जेम्प्ट। ओके, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट आफ्टर जैसे ही 50,000 क्रॉस हो गए, यानी 50,001 रुपी या फिर 50,500, ओके, जैसे ही एक्सीड हो गया 50,000 से, देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। पूरे के पूरे 50,500 पे टैक्स लगेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लिमिट जो है 50,000 है, बट उससे ज़्यादा होते ही फुल्ली टैक्सेबल है। ओके, ये तो था बात जब गिफ्ट मिलता है इन मनी। बट अगर गिफ्ट मिलता है इन एसेट और वो मूवेबल है, ओके, मूवेबल एसेट है, लाइक कुछ भी हो गया, मोबाइल हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट, मूवेबल, और अगर कंसिडरेशन पे ही नहीं किया है हमने और हमें गिफ्ट मिला है विदाउट कंसिडरेशन, देन जो गिफ्ट की फेयर मार्केट वैल्यू है, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो हो जाएगा गिफ्ट की वैल्यू। एंड इफ़ टोटल फ्रॉम ऑल टैक्सेबल सोर्सेज मोर देन 50,000 इन अ ईयर देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। यानी सेम वही कंसेप्ट, उसकी जो 50,000 की लिमिट थी मनी की वो अलग थी, इसकी जो 50,000 की लिमिट है वो अलग है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, यानी हमने थोड़ा सा पैसा पे किया है, ओके, और हमें गिफ्ट मिला है फॉर एग्जांपल 10,000 का और हमने पे किया है कितना, 2,000, तो डेट इज़ नोन एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इसमें गिफ्ट की वैल्यू हो जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट जितना भी हमने पे किया है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, इफ़ टोटल फ्रॉम ऑल टैक्सेबल सोर्सेज इज़ मोर देन 50,000 इन ईयर देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। तो इन तीनों कैटेगरी में मनी, नो कंसिडरेशन एसेट, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एसेट, तीनों की अलग अलग हमें 50,000 की लिमिट मिलेगी, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तीनों की अलग अलग क्या है, लिमिट है। नेक्स्ट इज, अब अगर एसेट मिलता है हमें गिफ्ट में बट इट इज़ इमूवेबल, लाइक प्रॉपर्टी हो गई, राइट, तो इसमें कंसिडरेशन हमने पे ही नहीं किया है, देन गिफ्ट की जो स्टैम्प वैल्यू है, यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो हो जाएगा हमारा गिफ्ट। एंड इफ टोटल फ्रॉम ऑल टैक्सेबल सोर्सेज इज मोर देन 50,000 पर ट्रांजैक्शन, इसमें पर ट्रांजैक्शन कहा गया, पर ट्रांजैक्शन इन अ ईयर फुल्ली टैक्सेबल। यानी एक ट्रांजैक्शन सपोज कीजिए हमारा 51,000 का हुआ एंड दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा हुआ 20,000 का, तो हमें किस पे टैक्स लगेगा, 50,000 से ज़्यादा जो था उस पर बस। बाकी जो 20,000 का हमने किया वापस और कीजिए 30,000 40,000, वो सारे फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन दे रखा है। ओके, एंड इफ़ इट इज़ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देन गिफ्ट की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसमें से लेस कर देंगे हम अमाउंट पेड, और सेम यही सिचुएशन आ जाएगी इफ़ टोटल फ्रॉम ऑल टैक्सेबल सोर्सेज मोर देन 50,000 पर ट्रांजैक्शन इन अ ईयर देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। ओके, तो इसमें भी पर ट्रांजैक्शन है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में पर ट्रांजैक्शन है लिमिट। एंड आपको एक ऑप्शन मिलता है, अगर आपको एग्रीमेंट डेट की एसडीवी लेनी है इंस्टेड ऑफ पोजेशन, यानी जब एग्रीमेंट हुआ उस टाइम की आपको एसडीवी लेनी है, यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट। तो जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ तो उस दिन की अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देनी है, देन आपको जो आपने अमाउंट पे किया है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जो टोकन अमाउंट होता है, पहला तो वो पे होना चाहिए, बट वो पे होना चाहिए अदर देन कैश, यानी थ्रू बैंकिंग चैनल्स लाइक NEFT, RTGS, UPI वगैरह। ओके, तब आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको एग्रीमेंट डेट की एसडीवी लेनी है या फिर पोजेशन डेट की एसडीवी लेनी है, वो आपके पास ऑप्शन है। एंड ऑल्सो जो डिफरेंस है, यानी ये जो डिफरेंस है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड अमाउंट पेड, इफ़ डिफरेंस इज अप टू 10%, यानी 10% का ही डिफरेंस है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में एंड अमाउंट पेड में, देन 10% इंटू एक्चुअल वैल्यू, देन इट इज़ नॉट टैक्सेबल। ओके, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10% का ही डिफरेंस है, देन इट इज़ नॉट टैक्सेबल बिकॉज इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए इसको एग्जाम किया है। पहले ये 5 था आई थिंक, अब ये 10 हो गया। नेक्स्ट इस छोटा सा पॉइंट है प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड। प्राइवेट कंपनी अगर इशू करती है शेयर्स टू रेजिडेंट एंड इशू करती है मोर देन फेस वैल्यू, यानी प्रीमियम पे, एंड इशू करती है, इशू प्राइस जो है वो मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू है, राइट।
देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर एज ए टैक्सेबल, राइट। कैसे? इशू प्राइस माइनस फेयर वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो अमाउंट आएगा वो हमारा हो जाएगा टैक्सेबल। तो दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।